हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का भूआकृत विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था ज्वालामुखी, आज उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग ज्वालामुखी का विश्व वितरण देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, ज्वालामुखी का जो चैप्टर था हम लोगों ने जो कवर किया, उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा ज्वालामुखी किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार हम लोगों ने दो आधार पर देखे। एक ज्वालामुखी ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर और दूसरा उद्गार की अवधि के आधार पर। और ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों के जो प्रकार थे वो हमने 5 प्रकार देखे। फर्स्ट, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरा था वाल्केलियन तुल्य ज्वालामुखी। चौथा था पेलियन तुल्य ज्वालामुखी। और पांचवा था विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी जो थे उसकी परिभाषा मैंने जो आप लोगों को बताया था, इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा दरारों के माध्यम से बिना विस्फोटक के शांतिपूर्वक निकलता है। विस्फोट के अभाव के कारण जो है गैस एवं विखंडित पदार्थों की मात्रा कम होती है। उसके बाद दूसरा प्रकार जो आधार था उद्गार की अवधि के आधार पर, तो उसमें हम लोगों ने देखा सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने कवर किया था ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा सिंडर शंकु। दूसरा देखा था अम्लीय लावा शंकु। तीसरा था शील्ड शंकु। चौथा था शंकु से शंकु। पांचवा था मिश्रित शंकु। छठा था परिपोषित शंकु। और सातवां था क्रेटर या काल्डेरा। फिर हम लोगों ने सोल्फतारा देखा, गीजर देखा और गर्म झरना। तो इस चैप्टर में अब हम लोग जो देखेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण। तो ज्वालामुखी विश्व के वितरण के अंतर्गत क्या क्या मुख्य बिंदु हैं हम लोग देखते हैं। विश्व में ज्वालामुखी का वितरण एक निश्चित क्रम में पाया जाता है। अधिकतर ज्वालामुखी सुनिश्चित पेटियों में पाए जाते हैं। यानी विश्व का में वितरण अगर हम लोगों को ज्वालामुखी का देखना हो तो ये एक निश्चित क्रम में मिलता है। वो अधिकतर ज्वालामुखी जो है, मुख्यतः सक्रिय ज्वालामुखी जो है, वो एक निश्चित पेटी में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर को घेरे हुए हैं। यानी विश्व का लगभग 65% ज्वालामुखी का भाग जो है वो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। एवं शेष नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में, गहरे सागरों एवं भ्रंश घाटियों में स्थित हैं। और नवीन मोड़दार पर्वतों में खाली हिमालय को छोड़कर बाकी अन्य जगहों पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पहली पेटी हम लोग जो देखते हैं ज्वालामुखी की, फर्स्ट है परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण हम देखते हैं। ये ज्वालामुखी जो है विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। यानी परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं ये विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित हैं। दूसरा है, इन्हें प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। और परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं इन्हें प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है, यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, अल्यूसियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकी एवं एंडीज होते हुए अंटार्कटिक के टेरर एवं माउंट एयरबेस तक फैला हुआ है। यानी परिप्रशांत महासागर में ज्वालामुखी मेखला पाई जाती है, परिप्रशांत मेखला, उसका विस्तार जो है अगर हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड से प्रारंभ होता है और वहां से शुरू होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल द्वीप, अल्यूसियन द्वीप समूह, अलास्का, रॉकी एवं एंडीज होते हुए ये अंटार्कटिक के टेरर एवं माउंट एयरबेस तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है
विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित हैं और विश्व के अधिकांश जो ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत हैं वो इसी परिप्रशांत मेखला में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है एवं चिली का एकांगुआ विश्व का सबसे इक्वाडोर का कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब इक्वाडोर में कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है विश्व का वो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है एवं चिली का एकांगुआ जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है एवं चिली में जो एकांगुआ पर्वत है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट है जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का माउंट ताल, अमेरिका का शास्ता, रेनियर का हुड, फिलीपींस का मेयान आदि इस पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं। दूसरी पेटी जो पाई जाती है ज्वालामुखी की वो है हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत जो है यह पेटी महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। तो पहला जो था वो विनाशात्मक प्लेट क्षेत्र में स्थित था, लेकिन मध्य महाद्वीपीय पेटी जो है ये अभिसरण क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, यह पेटी केनारी द्वीप के निकट से लेकर इंडोनेशिया तक फैली हुई है, जहां पर यह परिप्रशांत पेटी से मिल जाती है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, एटना, ईरान का देवबंद, कोह सुल्तान, कॉकेस का एलबुर्ज, आर्मेनिया का अरारात, इंडोनेशिया का क्राकाताओ इस पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, एटना, ईरान का देवबंद, कोह सुल्तान, कॉकेस का एलबुर्ज, आर्मेनिया का अरारात, इंडोनेशिया का क्राकाताओ इस पेटी के यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत हैं। तीसरा जो पेटी है वो अफ्रीका का फ्रंस घाटी क्षेत्र है। माउंट कीनिया एवं किलीमंजारो जो है इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो है मृत ज्वालामुखी हैं। यानी अफ्रीका भ्रंश घाटी क्षेत्र में जो ज्यादातर पाए जाते हैं वो इस समय मृत ज्वालामुखी हैं, जिसमें माउंट कीनिया एवं किलीमंजारो प्रमुख हैं। चौथा है मध्य अटलांटिक मेखला। मध्य अटलांटिक मेखला में यहाँ दो प्लेटों के अपसरण के कारण जो है ज्वालामुखी क्रिया होती है। यानी मध्य अटलांटिक मेखला में दो प्लेटों के अपसरण के कारण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया होती है, जिससे कटक का निर्माण होता है। आइसलैंड, एजोर्स, सेंट हेलेना आदि इसके उदाहरण हैं। पांचवा है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु है। ये ज्वालामुखी प्लेट के अंदर स्थित हैं। यानी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी जो है वो प्लेट के अंदर स्थित हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण गर्म स्थल माना जाता है। गर्म स्थल मेंटल में उन गर्म पदार्थों के द्रव जेट या पिच्छक को प्रदर्शित करते हैं जहां से गर्म मैग्मा तेजी से ऊपर उठता है एवं स्थल मंडल को भेद कर सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है ये गर्म स्थान स्थिर होते हैं, जबकि प्लेटों के गतिशील होने के कारण ज्वालामुखी प्लेट के साथ भ्रमण करते हैं एवं गर्म स्थान से दूर हटते जाते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी की एक रैखिक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसके एक छोर पर सबसे पुराने एवं दूसरे छोर पर सबसे नए ज्वालामुखी अवस्थित है। उदाहरण जैसे हवाई द्वीप जो है इसका उदाहरण है। पांचवा जो है अन्य क्षेत्र जो है पश्चिमी द्वीप समूह, एंटीला द्वीपमाला के मेडागास्कर, मॉरिशस सहित हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्र आते हैं। भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण। भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र का वितरण अगर हम लोग देखते हैं, जहां पर हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में भारत की मुख्य भूमि में कहीं भी कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। वर्तमान समय में भारत की मुख्य भूमि जो है वहां पर कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता,
परंतु अतीत में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कई ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं। परंतु अगर प्राचीन काल में देखा जाए कई करोड़ साल पहले, तो यहाँ पर जो है कई ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, जिनमें प्रमुख है, फर्स्ट है एक डालमा क्षेत्र। डालमा क्षेत्र के अंतर्गत इसे भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहा जाता है। यानी डालमा क्षेत्र जो है भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार जो है वो धारवाड़ कल्प में हुआ था, और डालमा क्षेत्र में ज्वालामुखी का उद्गार जो हुआ था वो धारवाड़ कल्प में हुआ था। झारखंड की डालमा श्रेणी के निकट, झारखंड में डालमा श्रेणी के नाम पर यह क्षेत्र डालमा क्षेत्र कहलाता है, और झारखंड में जो डालमा श्रेणी है उसी के नाम पे जो है इस क्षेत्र का नाम डालमा क्षेत्र कहलाया। दूसरा है कुड़प्पा विजावर या ग्वालियर क्षेत्र। कुड़प्पा विजावर या ग्वालियर क्षेत्र, इन तीनों ही क्षेत्रों में कुड़प्पा काल में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। तीसरा मालनी एवं किराना क्षेत्र। मालनी एवं किराना क्षेत्र जो है मालनी श्रेणी जोधपुर के निकट एवं किराना पहाड़ी अरावली के उत्तरी छोर पर स्थित है। मालनी श्रेणी जोधपुर के निकट है और किराना पहाड़ी जो है अरावली यानी दिल्ली के पास, उत्तरी छोर दिल्ली के पास में, तो वहां पे स्थित है। यह विंध्यन कल्प में ज्वालामुखी, यहाँ पे जो है मालनी एवं किराना क्षेत्र में जो है वो विंध्यन कल्प में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। निम्न हिमालय क्षेत्र, चौथा जो देखते हैं हम लोग निम्न हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो है वो पीर पंजाल श्रेणी, सतलुज की ऊपरी घाटी, गढ़वाड़, नैनीताल आदि क्षेत्र आते हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो है पीर पंजाल श्रेणी, सतलज की ऊपरी घाटी, गढ़वाड़, नैनीताल आदि क्षेत्र आते हैं, जहां पुराजीवी कल्प में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। पांचवा है राजमहल एवं ओबरा पहाड़ी क्षेत्र। पांचवा राजमहल एवं ओबरा पहाड़ी क्षेत्र, यह क्षेत्र बिहार से असम तक फैला हुआ है। यहाँ ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया जो है वो जुरैसिक कल्प में हुई थी। राजमहल एवं ओबरा पहाड़ी क्षेत्र जो है ये बिहार से असम तक फैला हुआ है, और यहाँ पे जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वो जुरैसिक कल्प में हुआ था। छठा है दक्कन लावा क्षेत्र। सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है हमारे यहाँ भारत में दक्कन लावा क्षेत्र है। यह उद्गार क्रिटेशस काल में के अंत में हुआ था। यानी दक्कन क्षेत्र में जो लावा उद्गार हुआ था वो क्रिटेशस काल के अंत में हुआ था। जब लावा का प्रवाह काफी कम मात्रा में होता है तो उसे हर्निटो कहा जाता है। जब लावा का प्रवाह काफी कम मात्रा में होता है तो उसे हर्निटो कहा जाता है। पारियोक्लास्ट को टेफरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जब जल काफी गहराई में मैग्मा से मिल जाता है एवं मैग्मा के साथ ही बाहर निकल जाता है तो इस जल को जुवेलियन वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट है भूकंप। तो भूकंप के अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं। जब पहले तो हम लोग भूकंप किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप की नॉर्मल साधारण सी सामान्य सी परिभाषा हुई। जब किसी बाह्य या आंतरिक बल के कारण जो है पृथ्वी के भूपटल पर कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। अब भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का वर्गीकरण जो है सामान्यतः 3 प्रकार से है। सामान्य भूकंप, इसको जो है सामान्य भूकंप उत्पत्ति स्थान की गहराई जो है सामान्य भूकंप की 50 किलोमीटर तक है, और माध्यमिक भूकंप की उत्पत्ति स्थान की गहराई जो है वो 50 से 250 किलोमीटर तक की है। और गहरा भूकंप जो है उत्पत्ति स्थान की गहराई जो है 250 से 720 किलोमीटर तक की है। अब भूकंप पट्टी का वितरण अगर हम देखते हैं, अधिकांश भूकंप सामान्य प्रकार के होते हैं। यानी अधिकांश भूकंप की उत्पत्ति जो है वो 50 किलोमीटर तक पृथ्वी के गहराई में होती है, केंद्र में होती है, एवं उनकी उत्पत्ति केंद्र की गहराई प्रायः 25 किलोमीटर से कम होती है।
अधिकांश सामान्य प्रकार के भूकंप होते हैं और उनका उत्पत्ति केंद्र जो है वो प्रायः 25 किलोमीटर की गहराई से कम होता है। विश्व में प्रतिवर्ष जो है 8,000 से भी अधिक भूकंप आते हैं। दूसरा, विश्व में अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष लगभग 8,000 से अधिक भूकंप आते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है अर्थात भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है अर्थात भूकंपीय तरंगों की जहां पर उत्पत्ति होती है वह स्थान जो है भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, भूकंप केंद्र यानी भूकंप केंद्र जहां उत्पन्न होता है भूकंप, वहां के उसके ठीक ऊपर जो है धरातल का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है या अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो समभूकंप रेखा की परिभाषा एक बार और हम लोग देख लेते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता या समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। इसका आकार प्रायः अनियमित होता है, यानी समभूकंप रेखा का आकार जो है प्रायः अनियमित होता है। नेक्स्ट बिंदु जो है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है सह भूकंप रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने दो पॉइंट्स देखे, एक समभूकंप रेखा, दूसरा सह भूकंप रेखा। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों का अंकन करने वाला यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है, मर्केली मापक भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। मर्केली जो है वो मर्केली मापक भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। यह मापक जो है गुणात्मक होता है और मर्केली मापक जो होता है यह गुणात्मक होता है, यानी भूकंप जो है वो गुणात्मक ढंग से वृद्धि करता है, परिणामतक नहीं होता। यह मापक इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव, विनाशकारी प्रभाव आदि के आधार पर विकसित किया गया है। वर्तमान समय में नेक्स्ट पॉइंट जो है, वर्तमान समय में भूकंप के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का प्रयोग अधिक किया जाता है। मतलब वर्तमान समय में भूकंप मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है वो सबसे ज्यादा होता है। यह एक लोगरिथमिक स्केल होता है जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं और रिएक्टर स्केल में 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसके अंदर प्रत्येक आगे की संख्या अपनी पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिणाम को बताती है। यानी 1 पे है तो आपका 1, लेकिन 2 पे गए तो उसका 10 गुना, 1 का 10 गुना, और 2 से 3 पे गए तो 2 का 10 गुना। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। यह सुनामी की परिभाषा है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। 1883 में क्राकाताओ ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप जो है समुद्र में 120 फीट ऊंचे सुनामी उत्पन्न हुए थे। सॉरी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भूकंप के कारण, किस कारण से भूकंप आते हैं। तो फर्स्ट जो है भूकंप का कारण वह ज्वालामुखी क्रिया है। क्राकातोय ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो भूकंप आया था उसका प्रभाव जो है वो 12,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर दक्षिण अमेरिका तक अनुभव किया गया था। मतलब भैया क्राकाताओ का जो ज्वालामुखी विस्फोट से भूकंप आया था यह उस समय का सबसे बड़ा भूकंप था जिसे दक्षिणी अमेरिका तक महसूस किया गया। दूसरा जो है कारण
समस्थितिक समायोजन या भू संचलन, समस्थितिक समायोजन या भू संचलन के अंतर्गत जो भूकंप आता है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के बारे में कहा जाता है कि इस पर उपस्थित हिमनद के पिघलने से यह प्रायद्वीप जो है 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से ऊपर उठ रहा है तथा दूसरी ओर हाईलैंड का क्षेत्र इसी दर से धंसता जा रहा है। तीसरा है भ्रंशन। प्रायः सभी बड़े भूकंपों में भ्रंशन क्रिया देखी जाती है। 1906 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप में भ्रंश रेखा के ऊपर धरातल पर लगभग 800 किलोमीटर लंबी दरार का निर्माण हुआ, जिसे सन एंड्रियान्स भ्रंश कहा जाता है। भ्रंश रेखाओं पर उत्पन्न होने वाले भूकंप इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जहां की भूगर्भीय चट्टानें संतुलित नहीं हो पाई हैं। ऐसे क्षेत्रों को दुर्बल क्षेत्र कहा जाता है। विश्व के सभी नए पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय, अल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि जो हैं ये दुर्बल क्षेत्र हैं। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 77,000 किलोमीटर लंबी एक भ्रंश रेखा की खोज की गई है जो अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक महासागर के नीचे स्थित है। चौथा है प्रत्यास्थत पुनर्संचालन सिद्धांत के कारण भी भूकंप आता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अमेरिकी भूगर्भवेत्ता डॉक्टर H.F. रीड द्वारा किया गया था। पांचवा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अधिकांश भूकंपीय क्रियाएं जो हैं वो प्लेट सीमांत क्षेत्र, जो प्लेट सीमांत क्षेत्र कौन कौन सा है, रचनात्मक, विनाशात्मक एवं संरक्षक जो होती हैं में होती हैं। अब भूकंप का विश्व वितरण अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो है परिप्रशांत पेटी। विश्व की सबसे विस्तृत भूकंप पेटी जो है यह पेटी है। परिप्रशांत पेटी जो है यह विश्व के सबसे विस्तृत भूकंप पेटी है तथा समस्त विश्व के 2/3 भूकंप जो है इसी पेटी में आते हैं। और परिप्रशांत पेटी में जो है ज्वालामुखी क्रिया भी विश्व की लगभग 2/3 ज्वालामुखी क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत जो है यह पेटी 2 प्लेटों के अभिसरण सीमांत पर स्थित है। तीसरा, यह नवीन मोड़दार पर्वतों एवं ज्वालामुखी का क्षेत्र है। परिप्रशांत पेटी जो है नवीन मोड़दार पर्वतों एवं ज्वालामुखी का क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ भूकंप अधिक आते हैं। नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी जो है भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक फैली है। यह पेटी नवीन मोड़दार पर्वतों के क्षेत्र में स्थित है, जहां मुख्यतः संतुलन मूलक एवं भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी में सम्मिलित है और भारत का भूकंप क्षेत्र जो है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी, यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सहारे उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। अन्य क्षेत्र जो है भूकंप के, जैसे पूर्वी अफ्रीका का दरार घाटी क्षेत्र, जहां मुख्यतः भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। नोट जो है अगर देखा जाए, यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार भूकंप को जन्म देते हैं, इसके बावजूद यह कहना सही नहीं है कि विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र एवं भूकंप क्षेत्र एक ही है। हिमालय का भूकंप क्षेत्र जो है वो ज्वालामुखी से रहित है, यानी हिमालय में जो है वो हिमालय भूकंप क्षेत्र में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के भूकंप क्षेत्र। तो फर्स्ट जो है हिमालय क्षेत्र। भारत के अधिकांश भीषण भूकंप के अधिकेंद्र जो है इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसका कारण यह है कि हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत है जो अभी भी ऊपर उठ रहा है। दूसरा है उत्तरी मैदान। भारत में दूसरा क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान है। यह क्षेत्र हिमालय से सटा हुआ है, जिस कारण भयंकर भूकंप की आशंका जो है बनी रहती है। इसके अलावा इस मैदान में गहराई पर 4 भ्रंशों का भी पता चला है। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। यह प्राचीनतम चट्टानों का बना हुआ स्थिर भाग है
भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है, फिर भी कच्छ का भूकंप जो है 1956 में, कोयना भूकंप 1967 में, लातूर भूकंप 1993 में एवं जबलपुर भूकंप से यह धारणा बनती है कि यह क्षेत्र सुदृढ़ नहीं बल्कि निर्बल है। इसका कारण यह है कि यह क्षेत्र जो है भ्रंशों से प्रभावित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो पर्वत का चैप्टर फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले वीडियो में करते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।